हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहारी क्लासेस 2022 में। स्वागत करते हैं हम आप सभी का। और आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जैसा कि 27 तारीख को आपका क्या है, एग्ज़ाम है, साइंस का एग्ज़ाम है। तो हम साइंस से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सब लेकर यहाँ आए हैं। तो जल्द से जल्द आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे जितने भी आपके सभी दोस्त हैं वो जल्द से जल्द इस वीडियो को देखें। ओके, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हों तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले पेपर के लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, तो जैसे जैसे आपका जो भी पेपर रहेगा उस तरह से इस चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया था। कुछ दिन से वीडियो नहीं बन पा रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए अब ये वीडियो आपके YouTube पर लगातार अपलोड होगा। तो इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। ओके, चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में साइंस से संबंधित प्रश्न, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे और टारगेट रखेंगे कि 85+ नंबर लाने का प्रयास करेंगे साइंस में, आज के ही वीडियो से, ओनली आज के ही वीडियो से। ओके, इसी के माध्यम से आप तैयारी करिएगा। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, साइंस देखिए, सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न जो हुआ है जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम, सभी पेपरों में। तो इसलिए हम यहाँ साइंस में आपको बता दें कि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, तीनों से कितने कितने नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, इससे 7 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, इससे 6 बहुविकल्पी प्रश्न और इससे 7। कहने का मतलब फिजिक्स से 7 और बायो से 7 बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे और केमिस्ट्री से ओनली 6 जो है बनेंगे, अर्थात एक कम बनेगा इन लोगों से। देखिए 20 हो गया, 7 7 14 और 6 20, तो टोटल कितने बनेंगे, 20 क्वेश्चंस बनेंगे आप। ये आप चाहते हैं कि ये 20 नंबर कहीं ना जाए, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिए और बने रहिए। वादा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये जो 20 क्वेश्चंस हैं वेरी सिंपली रूप से आप 20 के 20 आप सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फिजिक्स की बात करेंगे कि फिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है और कैसे क्वेश्चन आपके सवाल पेपर में पूछे जाते हैं या कैसे पूछे जाएंगे। इस बार बोर्ड यूपी 2023 जो भी है एग्जाम, साइंस का पेपर किस तरह का प्रश्न उसमें रखा जाएगा, हम पूरा अनुमान लगा के, गेस लगाकर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए जुड़े रहिए, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आइए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे? फिजिक्स की। जो इस वीडियो को छोड़कर भाग जाएगा वो बाद में पेपर देने के बाद बहुत पछताएगा, इसलिए वीडियो को देखकर ही जाइएगा।
फिजिक्स में देखिए जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूले क्या क्या हैं, तो फिजिक्स में सबसे पहला फार्मूला आपको मिला होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसी के साथ साथ r बराबर 2f। ये दोनों फार्मूले आपको पहले ही मिले होंगे। ओके, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये पहला सूत्र है, और r बराबर 2f ये दूसरा फार्मूला है। मतलब दो फार्मूले से पूरा जो परावर्तन है इसका कल्याण हो जाता है। ठीक, तो फटाफट देखेंगे इस फार्मूले को और याद भी कर लेंगे। ठीक, ये हमें याद होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं दर्पण का सूत्र। ये किसका सूत्र है? दर्पण का सूत्र। और ये आर वाई एफ में संबंध अर्थात फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। सुनते रहिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का ये फार्मूला है। ओके, अब इस पर जो सवाल जो बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं, सबसे पहले इसकी बात हम करते हैं। इस पर सवाल कैसे, बहुविकल्पी प्रश्न कैसा बनता है। ठीक, सीधा सीधा कहेगा कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ये इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान ये देना है, ऑप्शन में +20 भी लिखा रहेगा और -20 भी लिखा रहेगा, दोनों लिखा रहेगा। तो क्या करेंगे, यदि अवतल कहा है तो माइनस वाला उत्तर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए। यदि अवतल लेंस या दर्पण कहा जाए तो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस में होती है, इसलिए उसकी वक्रता त्रिज्या भी कैसा होगा? माइनस में ही होगा। और अगर हमसे जो है उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की बात करता है तो इसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, इसलिए उसकी वक्रता त्रिज्या प्लस में होगी। ओके, ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा, यदि अवतल दर्पण है या लेंस है तो तो निगेटिव होता है क्या? फोकस दूरी कैसा होता है? निगेटिव। और अगर उत्तल दर्पण है या लेंस है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। उत्तल की पॉजिटिव और अवतल की निगेटिव होती है। ओके, कैसे याद रखेंगे? अव का मतलब कमी। क्या? कमी के लिए क्या दर्शाते हैं? माइनस मतलब कमी। उत्तल मतलब उठा हुआ मतलब बढ़ा हुआ तल, और बढ़ता है कब? प्लस में। ओके, याद रखेंगे ना। तो उत्तल में प्लस और अवतल में माइनस फोकस दूरी लिया जाता है। यदि फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो जाहिर सी बात है आर भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक, इसलिए यदि फोकस दूरी दिया गया हो, अगर दे जैसे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, सॉरी एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रकृति होगी तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? यदि ये माइनस लगा हुआ है फोकस दूरी के आगे तो ये अवतल होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो। ठीक, और अगर प्लस लगा हुआ है, प्लस में फोकस दूरी दिया गया है तो उत्तल दर्पण होगा या उत्तल लेंस होगा। ओके, ठीक, तो ये इस तरह से कितने प्रश्न बन सकते हैं? 2 तरह का प्रश्न बन सकता है। आर देगा यफ पूछा जाएगा, या यफ देगा आर पूछा जाएगा। अगर यफ दिया है तो उसका 2 गुना कर देंगे तो आर मिल जाएगा। मतलब फोकस दूरी दिया गया है तो फोकस का 2 गुना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगा, और यदि वक्रता त्रिज्या दिया गया है तो उसका आधा कर देंगे तो फोकस दूरी आ जाएगा। मान लो ऑप्शन में प्लस माइनस अगर ना दिया गया हो तो चाहे जो लगा सकते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस दिया गया है
तो अगर अवतल है तो माइनस, उत्तल है तो प्लस। दूसरा तरीका प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रकृति होगी, तो प्रकृति अगर माइनस लगा हुआ है तो अवतल और अगर प्लस लगा हुआ है तो उत्तल होगा। ओके, ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इस फार्मूले की। ठीक, इस फार्मूले में कौन क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। यफ का मतलब है यहां फोकस दूरी, यफ का मतलब फोकस दूरी, वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यू का मतलब है वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, फोकस दूरी, वी है प्रतिबिंब की दूरी, यू है वस्तु की दूरी। अब बच्चों के अंदर समस्या आती है, जब वो प्रश्न पढ़ते हैं तो वो जान नहीं पाते क्या दिया गया है प्रश्न में, क्या दिया गया है प्रश्न में। तो प्रश्न को बड़े ही ध्यान से और मार्मिक ढंग से पढ़ना चाहिए, सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना चाहिए और उसको पूरा समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। क्योंकि फिजिक्स के सवालों में यदि आप ये नहीं जान पाओगे कि क्या क्या दिया गया है तो उसको आप लगा नहीं पाओगे, क्योंकि सीधा सीधा सूत्र पर ही सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि हमें सूत्र याद है और हम ये जान जाएं कि हाँ क्या क्या प्रश्न में दिया गया है, तो वो सवाल हमारा गलत नहीं होगा, केवल हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है हमें ये जानना कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। जब हम ये जान जाएंगे तभी हम जो है सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए सबसे पहला काम हमारा है किस तरह से हम जानेंगे कि फोकस दूरी क्या है, प्रश्न को पढ़ के कैसे जानेंगे कि क्या क्या दिया गया। ठीक, तो मान लीजिए हमने एक प्रश्न पढ़ा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जाहिर सी बात है फोकस दूरी अगर देगा तो फोकस दूरी लिखेगा जरूर। ठीक, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि हम लिखेंगे नहीं, समय कम है और हमें पढ़ना ज्यादा है। ओके, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का, इससे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्या कहा गया प्रश्न में कि एक अवतल दर्पण है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण कौन सा दिया गया है। अगर अवतल दर्पण कहा तो u का मान, v का मान और f तीनों का मान हम माइनस में रखकर ही लगाएंगे। ओके, बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि अवतल दर्पण या अवतल लेंस कहा है तो हम u, v और f तीनों का मान माइनस में रखकर लगाएंगे। याद हुआ, दिमाग में बैठा, क्या बोल रहे हैं हम, अवतल दर्पण या अवतल लेंस हो तो u, v और f तीनों का मान माइनस में रखकर सवाल लगाएंगे। ओके, तो अगर इसमें कहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब हमें फोकस दूरी दिया गया है, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर में f से लिखा जाता है। अर्थात हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है स्मॉल f दे दिया गया है -15 सेंटीमीटर। माइनस में रखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण कहा है इसलिए। ठीक, -15 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़ेंगे, इससे 10 सेंटीमीटर स्थित वस्तु के
क्या कह रहा है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के, अर्थात ये वस्तु की दूरी दिया गया है। क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी दिया गया है। और कह भी तो रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अगर हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें वस्तु का दूरी दिया गया है। तो इसलिए ये वस्तु की दूरी है, अर्थात u है, जो दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। u का मान चाहे जो लेंस हो चाहे जो दर्पण हो हमेशा माइनस में ही रखा जाता है। ओके, तो u का मान माइनस में ही रखेंगे, चाहे जो दर्पण हो चाहे जो लेंस हो। इसके बाद हमसे कह रहा v ज्ञात करने के लिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए, तो हम v का मान ज्ञात करेंगे। अब यहां से केवल हमें फार्मूले का यूज करना है और आपका उत्तर आपके सामने होगा। ओके, तो इस सवाल को हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। राइट, 1/f का मान -15 बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u का मान -10। ओके, सॉल्व करिए इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से। ठीक, जितने ही प्यार से सवाल को लगाओगे उतना ही प्यार से वो हल भी हो जाएगा। पूरा ध्यान यहीं रहे, कहीं इधर उधर ना भटकाओ ध्यान को। बोर्ड एग्जाम आपके सामने है, इसलिए ध्यान भटकाना आपके लिए उस समान है जिस तरह से आप कह सकते हो, जिस तरह से एक विद्वान व्यक्ति के लिए 1 मिनट बर्बाद करना भी क्या है, मूर्खता पूर्ण है ना। तो मूर्खता पूर्ण कार्य नहीं करना है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है और अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे आपका भविष्य, जो मैट्रिक की ये परीक्षा है, 10वीं की ये परीक्षा है, हाई स्कूल की ये परीक्षा है, वो अच्छे नंबरों से पास हो, जिससे आपका मेरिट बने, भविष्य में आपके काम आए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1/-15, 1/-15 बराबर 1/v। यहां ध्यान देके देखिए, प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/10। ओके, -10 को उठा के हम इधर ले आएंगे। हल करने का तरीका ध्यान से देखिए, हमें v ज्ञात करना है, तो इसको अकेला छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर कर लेते हैं। जिसको ज्ञात करना हो उस पद को छोड़कर बाकी सभी पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो -1/10 को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ पहले से है 1/-15 और ये -1/10 जब इस तरफ आएगा तो पक्षांतर नियम है, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा। 1/10 बराबर 1/v। आगे हल करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो ये तो घटेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ देखिए हर दोनों का बराबर नहीं है। यदि हर बराबर ना हो तो आपका काम है दोनों का लासा ले लेंगे या तिरछा गुणा करके, दोनों तरीके से लगा सकते हो। जैसे भी आपको आसान लगेगा वैसे ही लगाइएगा, हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहला तरीका देखिए लासा, यदि समझ में आए तो लासा सबसे अच्छा तरीका होता है। 15 और 10 का लासा निकालेंगे, तो लासा निकालने का सबसे आसान तरीका है, आप सोचिए ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 15 और 10 दोनों से कट जाएगा। ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 15 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए, तो वो संख्या है 30। इसलिए इसका लासा हो जाएगा 30। तो उस लासे को बटे लगाकर उसके नीचे लिख देंगे 30, लासा इसका हो गया 15 और 10 का। इस माइनस को हम नीचे नहीं लिखेंगे, माइनस को लिख लेंगे ऊपर। अब क्या करेंगे, इस वाले हर से इस वाले हर में भाग करेंगे। 15 से 30 में भाग करेंगे, पहाड़ा 2 बार जाएगा, 15 दूना 30। अब जितनी बार पहाड़ा गया है उसी से अंश में कर देंगे गुणा। 15 से भाग किया, पहाड़ा गया 2 बार, 2 से ऊपर कर देंगे गुणा। 2 का 1 में गुणा होगा, 2 1 करने 2। प्लस साइन है, प्लस लगाएंगे। जो काम इसमें जैसे ही किए सेम काम इसमें भी करेंगे, अगले वाले पद में भी। जैसे हम 15 से भाग किए थे, 2 बार पहाड़ा गया, 2 से ऊपर गुणा किए,
यहाँ 10 है, 10 से भाग करेंगे, जितनी बार पहाड़ा जाएगा उसी से ऊपर गुणा कर देंगे। 10 से भाग करेंगे, पहाड़ा 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर कर देंगे गुणा, 3 एक अन्य 3 बराबर है 1/v। आगे हल करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो ये घटेगा, जाहिर सी बात है, प्लस है माइनस है तो घटेगा। 3 में से 2 गया, 1/30। 3 और 2 में से कौन बड़ा है? तो 3 बड़ा है भैया। 3 के सामने प्लस है तो प्लस लगेगा, घटाने के बाद चिन्ह उसके सामने का लगाया जाता है, दोनों में से जो बड़ा हो। तो यहाँ 3 बड़ा है, 3 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा। 1/30 बराबर 1/v। तो यहाँ देखिए, अगर हम तिरछा गुणा कर दे तो v एक अन्य v बराबर 30 एक अन्य 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्लस में आया है, कैसा आया है? ये प्लस में आया है, तो ये प्लस चिन्ह ये बता रहा है कि ये दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ओके, अगर यही माइनस में आता तो दर्पण के आगे बनता। यदि ये दर्पण के पीछे बना हुआ है तो जाहिर सी बात है ये आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। राइट, ओके। तो इस प्लस चिन्ह से हम क्या क्या बता सकते हैं? प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर, सॉरी, दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी तथा हम कह सकते हैं कैसा रहेगा? वो सीधा भी रहेगा। कैसा रहेगा? सीधा। आभासी तथा सीधा बनेगा। राइट, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? दर्पण से संबंधित सवाल को लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, और कैसा प्रश्न बहुविकल्पी बन सकता है? हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। अभी हम परावर्तन की चर्चा कर रहे हैं। इसमें जैसे हमसे पूछ सकता है कि एक प्रकाश की किरण किसी दर्पण से, कोई समतल दर्पण है, दर्पण से 30 अंश का कोण बनाती है या 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो इसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा? इसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा? या इसके आपतन कोण का मान क्या होगा? ठीक, किस कोण पर आपतित होती है? 30 अंश के कोण पर। अब देखिए, यहां समझिए थोड़ा सा, अगर ऐसे दे दिया गया, यदि इस तरह से दे दिया गया, देखिए ऐसे अगर चित्र अगर बना दिया गया इस तरह से, ये कोई प्रकाश किरण है जो इस समतल पृष्ठ पर आपतित हो रहा है और यहां से क्या हो जा रहा है? परावर्तित हो जा रहा है। ये आने वाली किरण है, ये लौटने वाली किरण है, अर्थात परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। यहां बीच में ये क्या है? ये अभिलंब है, मान लीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से? परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर होते हैं। जो आने वाली किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर होते हैं, यही है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? यहां हम बोलेंगे जहां पर प्रकाश किरण जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु से टकराती है, उसी को आपतन बिंदु कहा जाता है। अभिलंब का परिभाषा हम कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक। दूसरा नियम है
आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां से देखिए, अगर सवाल में दे दिया चित्र में ऐसे कि ये 60 और हमसे कह देगा परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो या आपतन कोण का मान ज्ञात करो। अब देखिए, अगर ये 60 अंश का है, ये अभिलंब है, लंब का मतलब ये पूरा कितने अंश का कोण होगा, 90 अंश का कोण होगा। अगर ये इतना 60 अंश दिया गया है तो बताओ ये कितने अंश का होगा, 60 और 30 90 अंश, तभी तो होगा 90 अंश। तो इसका मतलब ये वाला कितने अंश का रहेगा, 30 अंश का रहेगा। ठीक, लगाने की शैली क्या हुआ, ऐसे लिखोगे, क्योंकि यहां नाम लिख लेंगे कि ये यम है, यन है, ये ए है, ये बिंदु पी है, ये बी है ना, ये इसको भी कुछ लिख दीजिए, मान लो सी है, कोई नाम लिख लेंगे या क्यू ही लिख दीजिए इसको। चलो तो लिखेंगे, चूंकि यमयन पर लंब है कौन, क्यूपी, या ऐसे लिखिए क्यूपी लंब है किस पर, यमयन पर। क्यूपी किस पर लंब है, यमयन पर लंब है। अगर ये लंब है अर्थात कोण क्यूपीयन, क्यूपीयम, देखो क्यूपीयन, ये मतलब पूरा बड़ा वाला कोण बराबर होगा कितने अंश का, 90 अंश का। अगर ये पूरा 90 अंश का है तो अब क्यूपीएम को और हम क्या लिख सकते हैं, इस क्यूपीएम को क्या लिखा जा सकता है, ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ, इसमें दो कोण में विभाजित हो गया। जब ये रेखा खींचे थे दो ही कोण बन गया। इन्हीं दोनों छोटे छोटे कोणों का नाम यहां हम जोड़कर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो कोण एपीएम, एपीएम प्लस कोण और कौन सा कोण, इससे मिलकर तभी 90 होगा। ये कोण का नाम एपीक्यू, एपीक्यू बराबर किसके है, 90 अंश के। ये भी तो होगा क्योंकि इन्हीं दोनों को तो मिलाकर 90 अंश हुआ है। अब यहां से एपीएम हमें पता है ये 60 अंश का है, प्लस ये वाला नहीं पता है, यही तो ज्ञात करना है। इसी को हम लोग कहते हैं आपतन कोण अर्थात आई, आपतन कोण अर्थात आई बराबर 90 अंश। तो 60 अंश को पक्षांतर कर दीजिए तो कोण आई बराबर आ जाएगा आपका 90 माइनस 60 बोले तो 30 अंश। कितने अंश का, 30 अंश। इस तरह से कोण आई आ गया कितने अंश का, 30 अंश का। अब परावर्तन क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। तो इसलिए अगर आई का मान जो है 30 अंश है तो कोण आर का मान भी कितना आ जाएगा, 30 अंश। इस तरह से हम चाहे जो कोण पूछा जाएगा दोनों में से आपतन कोण या परावर्तन कोण, इसको बता देंगे। और अगर यही दे दिया गया आपतन कोण ही, तब तो एकदम आसान हो गया, डायरेक्ट हम बता देंगे आपतन कोण जितने अंश का है उतने अंश का क्या होगा, परावर्तन कोण भी होगा। राइट। तो अगर बहुविकल्पी है तो ऐसे देख के बताया जा सकता है। अगर ये 60 का है तो ये 30 का होगा तभी 90 होगा, तो 60 30 90। अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा। ऑप्शन वाला रहेगा तो ऐसे ही देखकर बता देंगे। राइट। और क्या बन सकता है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न, लिखेगा निम्नलिखित में अदीप्त वस्तु है। तो अदीप्त वस्तु आपको आना चाहिए कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित नहीं होती है वो क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं होती है। जैसे चंद्रमा अदीप्त है, जबकि सूर्य तारे ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। केवल चंद्रमा ऐसा है जो अदीप्त है, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है चंद्रमा में, इसलिए चंद्रमा अदीप्त है। तो चंद्रमा अदीप्त है, बाकी पॉलीथीन, जल, कांच ये सब क्या अदीप्त हैं, जो खुद के प्रकाश नहीं चमकते, जब इनका प्रकाश पड़ता है तब ये चमकते हैं। और अगर दीप्त वस्तुएं कहा जाएगा, दीप्त वस्तुओं में कौन कौन है, सूर्य, तारे, लालटेन, डिबरी, बल्ब, मोमबत्ती सब इसमें आ जाएंगे।
जो जलते हैं खुद का मतलब चाहे मिट्टी का तेल डाला जाएगा तब जलेगा, जलाना पड़ेगा, सलाई लेके छुआना पड़ेगा तब जलेगा, है ना। गांजा फूंक दोगे, गांजा मतलब पुआल रखा हो, पैरा रखा हो, उसमें कांटी लगा दोगे, जला दोगे, वो भी जलेगा, तो वो भी क्या है, दीप्त है। ठीक, तो जलता हुआ कोई भी चीज हो दीप्त होगा। जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता अर्थात सूर्य, वो क्या है, अदीप्त। राइट, तो ऑप्शन से जानेंगे। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम कौन है। पारदर्शी जिसके आर पार चली जाए, जल, कांच, वायु, ये क्या है, पारदर्शी माध्यम है। मेज, कुर्सी, लकड़ी, दीवार, ईंट, पत्थर, ये सब अदीप्त अपारदर्शी माध्यम है। ठीक, पारभासी माध्यम में क्या क्या है, तेल लगा कागज, और तेल लगा कागज, घिसा हुआ शीशा, जिलेटिन एक पदार्थ है, ये भी क्या है, ये भी आपका है पारभासी माध्यम। राइट, कोई दिक्कत इसमें। अब तो पहले चैप्टर में इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं परावर्तन से। ठीक, परावर्तन के लिए शर्त क्या है, परावर्तन के लिए शर्त, माध्यम अपारदर्शी होना चाहिए। राइट, अब बात करते हैं परावर्तन की, फटाफट आ जाते हैं किसमें, परावर्तन में।